हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंड एएस 36 एंड द नेम ऑफ इंड एएस 36 इज नथिंग बट इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। मैं सबसे पहले आपको अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो एक बार आपको रिवीजन करवा दूं, उसके बाद हम सम्स चालू करें। व्हाट इज द बेसिक डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट? तो इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट। इम्पेयरमेंट लॉस इंडेक्स 36 टोटल 8 जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। एक इन्वेंट्रीज तो वहां पे आपका इंडेक्स 2 एप्लीकेबल होगा। डेफर्ड टैक्स असेट तो वहां पे आपका इंडेक्स 12 एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी प्लान असेट क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे आपका इंडेक्स 19 एम्प्लॉय बेनिफिट एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी बायोलॉजिकल असेट है जिसको आप मेजर कर रहे हो एट अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो वहां पे आपका इंडेक्स 41 एप्लीकेबल होगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स 104 एप्लीकेबल होगा। नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल तो वहां पे आपका इंडेक्स 105 एप्लीकेबल होगा। फाइनेंशियल असेट्स वहां पे इंडेक्स 109 एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे आपका इंडेक्स 115 एप्लीकेबल होने वाला है। इम्पेयरमेंट लॉस आपको आपकी बुक में तभी रिकॉर्ड करना है जब असेट का कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। तो उसको अगर फॉर्मूला के फॉर्म में बोलो तो इम्पेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट द कैरिंग अमाउंट माइनस द रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैरिंग अमाउंट? तो कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस अगर आपने इम्पेयरमेंट लॉस को पहले प्रोवाइड किया है तो वो। रिकवरेबल अमाउंट में आपको दो चीज लेना पड़ेगा, एक लोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड दूसरा लोगे वैल्यू इन यूज एंड विच एवर इज हायर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू कहां से लेने का? तो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन इंडेक्स 113 में दिया है एंड इंडेक्स 113 में लिखा है फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड व्हेन असेट इज सोल्ड एंड द पेड व्हेन द लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड between the market participants in an orderly transaction on a measurement date। क्लियर? फेयर वैल्यू इंडेक्स 113 एग्जिट प्राइस कंसेप्ट फॉलो कर रहा है। वो जब आप इंडेक्स 113 पढ़ोगे तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। जब भी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करो तो आपको 3 जगह से फेयर वैल्यू मिल सकता है। अगर आपका किसी के साथ बाइंडिंग अग्रीमेंट है तो उसको प्रायोरिटी दो। बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं है तो कहने से करंट एक्टिव मार्केट प्राइस है उसको भी कंसीडर कर सकते हो। एंड अगर वो भी नहीं है तो कहने से आपके पास जो बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब अगर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन या मैनेजमेंट का एस्टिमेट भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। जब भी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करो तब आपको वैल्यूएशन फीस है, इनकम टैक्स का एक्सपेंस है, क्या फाइनेंस चार्जेस है, उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट एसेट को यूज करोगे तो एसेट आपको कुछ अर्न करके देगा। आज अर्न करके नहीं देगा, फ्यूचर में अर्न करके देगा। उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मतलब वहां पे बोलते हैं वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। पहले 5 साल तक आपका कैश फ्लो में जो भी ग्रोथ रेट है वो करंट ईयर के बिजनेस ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से ज्यादा जो भी लेना है वो करंट ईयर के इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड डिस्काउंटिंग जो भी करोगे वो कौन से रेट से करना पड़ेगा? आपको प्री टैक्स डिस्काउंट रेट से करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी कैश फ्लो इंडियन करेंसी में नहीं है, अगर आपका कोई भी कैश फ्लो अगर फॉरेन करेंसी में है तो आपको वहां पे इंडिया का डिस्काउंट रेट यूज नहीं करने का, आपको वो कंट्री का डिस्काउंट रेट यूज करके डिस्काउंटिंग करने का एंड फाइनली क्लोजिंग रेट से आपको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। नॉर्मली इंपेयरमेंट लॉस इज डेबिटेड टू पीएनएल, पर अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा है तो इंपेयरमेंट लॉस को आप रिवैल्यूएशन रिजर्व के बैलेंस के सामने भी एडजस्ट कर सकते हो। इंपेयरमेंट लॉस भले आप पीएनएल में डेबिट करो पर गवर्नमेंट उसका कभी भी डिडक्शन देने वाला नहीं है, तो भी वो हमारे लिए टेम्पररी डिफरेंस था। वाई इट इज अ टेम्पररी डिफरेंस? बिकॉज इट इज नथिंग बट अर्ली चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वहां पे आपको डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा चीज मैं बोल दूं, हम कभी भी इंडिविजुअल असेट का रिकवरेबल अमाउंट डिटरमाइन नहीं करेंगे। हम जो भी रिकवरेबल अमाउंट डिटरमाइन करने वाले वो किसका करने वाला है? कैश जनरेटिंग यूनिट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट? इट इज नथिंग बट अ स्मॉल स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ एन असेट। छोटी छोटी असेट को कंबाइन करते रहो और ये डिसाइड कर लो कितनी असेट को कंबाइन करोगे तो आपको कैश फ्लो जनरेट करके देगा। वो फ्रेंड्स आपके लिए क्या बन जाएगा? कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट डिटरमाइन करने के सिंपल मेथड इतना था, आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस मार्केटेबल के सेलेबल होना चाहिए। आप उसको सेल करते हो कि नहीं करते हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड चीज मैं आपको ये बोल दूं, इंपेयरमेंट रोज नहीं करना है, कुछ इंडिकेटर्स दिखे तो ही करना है। देयर आर 4 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट डिक्रीज हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, सब कुछ आपकी अगेंस्ट में चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू का रेशियो लेस देन 1 है। इंटरनल इंडिकेटर्स 2 ही थे, असेट का फिजिकल डैमेज हो जाए, असेट का पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। ये हर एक इंडिकेटर्स के बीच में और है। कोई भी एक इंडिकेटर भी अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है तो आपको वैल्यू इन यूज को डिटरमाइन करने का स्टार्ट कर देने का। पर यस, इंडेक्स 36 स्पेसिफिकली बोल रहा है अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट है जिसकी लाइफ इंडेफिनिट पीरियड है, एनी इंटेंजिबल असेट विच इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल एंड एनी इंटेंजिबल असेट अक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसका तो आपको एन्युअली इंपेयरमेंट कर ही देने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेटर्स।
उसके बाद हमने स्टार्ट किया था दैट इज नथिंग बट द बॉटम अप एंड द टॉप डाउन अप्रोच। वहां पे क्या करना था, आपके पास एक से ज्यादा सीजीयू हो सकते हैं, पर मान लो मेरी बैलेंस शीट में मैं छोटे छोटे एसेट को कंबाइन करते गया तो भी मैं दो एसेट को अलोकेट नहीं कर पाया। एक था गुडविल एंड दूसरा था हेड ऑफिस का बिल्डिंग। गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल था बट हेड ऑफिस के बिल्डिंग का अलोकेशन पॉसिबल नहीं था। अलोकेशन का मैं सिंपल रूल आपको बोल दूं, अगर स्पेसिफिक रेशियो दिया है तो वो रेशियो फॉलो करने का, रेशियो नहीं दिया है तो फेयर वैल्यू लेने का, फेयर वैल्यू भी नहीं है तो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आपको अलोकेट कर देना पड़ेगा। पर वहां पे भी जब असेट का यूजफुल लाइफ अगर अलग अलग है तो आपको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा सम किया था। उसके बाद क्या करो फ्रेंड्स, रिकवरेबल अमाउंट को डिटरमाइन करो। रिकवरेबल अमाउंट जब डिटरमाइन करोगे तो कहना से आपका इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है। अगर कोई भी इंपेयरमेंट लॉस आए उसको सबसे पहले आप एडजस्ट कर दोगे गुडविल के सामने, अगर बाकी कुछ भी बचता है तो उसको बाकी की जितने भी असेट्स है वो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बॉटम अप का एंड है, वो टॉप डाउन का स्टार्टिंग पॉइंट था। वहां पे एक ही एसेट बाकी था, कौन सा, हेड ऑफिस का बिल्डिंग। तो वहां पे मैक्सिमम इंपेयरमेंट कितना होगा, एचओ के बिल्डिंग मतलब अनअलोकेटेड असेट की बुक वैल्यू जितना, उनसे ज्यादा होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स इतना समझ लेना, आपके पास दो असेट है, दोनों का अलोकेशन पॉसिबल है तो सिर्फ टॉप डाउन करोगे तो चलेगा। दो असेट है, दोनों का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ सॉरी उल्टा बोला, दो असेट है, दोनों का अलोकेशन पॉसिबल है तो सिर्फ बॉटम अप करोगे तो चलेगा। दो असेट है, दोनों का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ टॉप डाउन करोगे तो चलेगा। एक असेट का अलोकेशन पॉसिबल है पर एक असेट का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो पहले बॉटम अप करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, टॉप डाउन करना पड़ेगा। एक बार इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करने के बाद उसको रिवर्स कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, एंड उसके लिए भी कुछ इंडिकेटर्स थे। देयर आर 3 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट इंक्रीज हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाए, सब कुछ आपकी फेवर में चल रहा है। इंटरनल इंडिकेटर्स दो ही थे, असेट का फिजिकल डैमेज होगा एंड असेट का पुअर इकोनॉमिक असेट का परफॉर्मेंस अच्छा है। सेकंड चीज मैं आपको ये भी बोल दूं कि जब भी इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल करोगे तो मैक्सिमम रिवर्सल कितना पॉसिबल है, बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट और बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट विच एवर इज हायर, और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर तक। एंड लास्ट लेक्चर हमने ये भी देखा था कि रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर करने का लॉजिक क्यों था, बिकॉज अगर रिकवरेबल अमाउंट अगर बहुत कम होगा तो आपका इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा एंड बाद में अगेन आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? लास्ट में हमने कहां तक किए थे वो क्वेश्चन चेक कर ले। सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अगर हमारा कुछ बाकी है, अगर हाँ है तो सबसे पहले वो खत्म करें। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमने लास्ट में विनस लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 19 किया था। उसके बाद मैंने बोला था क्वेश्चन 20 कैंसिल कर दो बिकॉज सेम है। क्वेश्चन 21 भी सेम था तो उसको भी आपको कैंसिल कर देना था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 से फ्रेंड्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एबीसी लिमिटेड हैज अ 3 कैश जनरेटिंग यूनिट ए, बी एंड सी, the carrying amount of which as on 31st March 2011 are as follow। कैश जनरेटिंग यूनिट दे दिया है, कैरिंग अमाउंट दे दिया है। कैरिंग अमाउंट जो है रुपीज इन करोड़ से, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दे दिया है। सीजीयू ए कैरिंग अमाउंट 500, यूजफुल लाइफ 10 years। सीजीयू बी कैरिंग अमाउंट 750 crores and the remaining useful life is 20। CGU C carrying amount is 1100 and the remaining useful life is 20। ABC Limited has also 2 corporate assets having a remaining useful life of 20 years। Corporate asset X carrying amount 600 crores। The carrying amount of X can be allocated, ये underline कर देना, X can be allocated on a reasonable basis, that is pro rata basis to the individual cash generating unit। Corporate asset Y carrying amount 200, the carrying amount of the Y, ये underline कर देना, cannot be allocated। Carrying amount of the Y cannot be allocated on the reasonable basis to the individual cash generating unit। Recoverable amount as on 31st March 2011 is as follow: ABC 600, 900 and 1400 and ABC Limited as a whole भी दिया है 3200। Calculate the impairment loss if any, ignore decimal। decimal अगर कुछ भी आए तो इसको क्या कर देना है, आपको इग्नोर कर देना है। क्लियर? तो फ्रेंड स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 22 से। टाइटल लगा दो, क्वेश्चन नंबर 22। कहने से यहां पे दो असेट है, एक का अलोकेशन पॉसिबल है पर एक का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड सबसे पहले कौन सा अप्रोच करना पड़ेगा, बॉटम अप अप्रोच, एंड उसके बाद कौन सा करोगे, टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर? तो सबसे पहले ऊपर टाइटल लगा दो, बॉटम अप अप्रोच। एंड फ्रेंड्स आप मेरे साथ 4 कॉलम का टेबल बनाओगे।
आपको भी साथ में ड्रॉ करते रहना है। चल ऊपर टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स। अच्छा, उसके पहले मैं सबसे पहले टाइटल यहाँ पे लिखा दूँ क्वेश्चन नंबर 22 में कि हमारा जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट रुपीस इन करोड्स में होगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स एंड आपके पास 3 CGU है, कैश जनरेटिंग यूनिट ए, कैश जनरेटिंग यूनिट बी एंड द कैश जनरेटिंग यूनिट सी। क्लियर? चलो सबसे पहले हम टाइटल लगा देते, दैट इज समथिंग बट व्हाट इज आवर कैरिंग अमाउंट। अगर आप चेक करो आपको तीनों 3 चीज का कैरिंग अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ए बी एंड सी का। तो कैरिंग अमाउंट अगर चेक करें तो दिया था 500, 750 एंड 1100 एंड तो यहाँ पे लिख रहा हूँ CGU का 500, इसका 750 एंड इसका 1100। कहने से कॉर्पोरेट एसेट ए का अलोकेशन पॉसिबल था, पर अलोकेशन के सिंपल रूल अगर मैं आपको बोल दूं स्पेसिफिक रेशियो दिया है तो वो रेशियो फॉलो करने का। कहने से क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया नहीं था, रेशियो नहीं है, फेयर वैल्यू दिया है तो फेयर वैल्यू लेने का, फेयर वैल्यू भी नहीं दिया है तो कहना से आपको कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट करना पड़ेगा। पर कैरिंग अमाउंट में चेक करो तो यूजफुल लाइफ अलग अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा यूजफुल लाइफ को एंड यूजफुल लाइफ चेक करो तो ए का था 10, बी का था 20 एंड सी का भी था 20। अगर ये कर दूंगा तो कहने से मुझे क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज का आंसर मिल जाएगा। 500 इंटू 10 करोगे तो कहने से 5000 आएगा, 750 इंटू 20 करोगे तो आपका आंसर आएगा दैट इज समथिंग बट 15000, 1100 इंटू 20 करोगे तो आपका आंसर आएगा 22000। तो आपका सिंपल कॉर्पोरेट एसेट ए है उसको 5:15:22 के रेशियो में अलोकेट करना पड़ेगा। तो प्लस अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं अलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट एक्स एंड उसका रेशियो कौन सा था, 5:15:22 के रेशियो में। क्लियर फ्रेंड्स? कैलसी उठाओ। अगर आप चेक करोगे कॉर्पोरेट एसेट का कैरिंग अमाउंट, तो कॉर्पोरेट एसेट का कैरिंग अमाउंट आपको दे दिया है 600, तो 600 को रेशियो में अलोकेट करें, 600 इंटू 5 डिवाइडेड बाय अगर 42 करोगे, फ्रेंड्स राउंड ऑफ कर देना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज समथिंग बट 71। 600 इंटू 15 डिवाइडेड बाय अगर 42 करोगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज नथिंग बट 214 प्लस 71 माइनस 600 कर दे तो लास्ट में हम अलोकेट कर देंगे दैट इज नथिंग बट 315। क्लियर? तो आफ्टर अलोकेशन हमको कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट यहां पे कॉमन मिस्टेक करके मत है ना आप लोग, 5000 प्लस 71 करके आते हो, आंसर इज नो 500 प्लस 71, तो कहने से इसका आंसर होगा 571। 750 प्लस 214 तो इसका आंसर होगा दैट इज नथिंग बट 964 एंड 1100 प्लस 315 तो इसका आंसर होगा 1415। क्लियर? अच्छा, आपको क्वेश्चन में चेक करो, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट आपको कैलकुलेट करके दिया है, आपको वो वैल्यू न्यूज का कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर मैं चेक करूं मुझे रिकवरेबल अमाउंट दिया 600, 900 एंड 1400, तो सेम यहां पे मैं लिख देता हूं 600, 900 एंड द 1400। अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपका कुछ इंपेयरमेंट लॉस होगा कि नहीं होगा, तो वो चेक कर ले। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज समथिंग बट इंपेयरमेंट लॉस, एक एक CGU को पकड़ेंगे एंड उसके बाद वो अलोकेशन भी साथ में देख देते हैं। CGU का ए का कैरिंग अमाउंट था 571 पर CGU ए का रिकवरेबल अमाउंट था 600, तो वहां पे आपका कुछ भी इंपेयरमेंट लॉस आने वाला नहीं है बिकॉज कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से कम था। CGU बी का कैरिंग अमाउंट था 964 पर उसका रिकवरेबल अमाउंट था 900, तो यस यहाँ पे 64 रुपीज का इंपेयरमेंट लॉस आएगा। ये जो 64 का इंपेयरमेंट लॉस है ना, अगर आपके पास गुडविल पड़ा है तो सबसे पहले गुडविल के सामने एडजस्ट करना पड़े, पर कहने से यहाँ पे तो गुडविल है ही नहीं, अगर गुडविल नहीं है तो ये 64 रुपीज का इंपेयरमेंट 2 लोगों में अलोकेट होगा। कौन से 2 लोग? एक कैश जनरेटिंग यूनिट बी में अलोकेट होगा एंड दूसरा कॉर्पोरेट एसेट एक्स में अलोकेट होगा। कौन से रेशियो में? उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। तो सिंपल ये 64 को 750:214 के रेशियो में अलोकेट करना पड़े एंड अगर करोगे तो 64 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 964। कैलसी लो फ्रेंड्स, 64 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 964
अगर आप करोगे तो राउंडिंग ऑफ करूँ तो इसका आंसर आएगा कितने रुपए का, 50 रुपए। मतलब CGU A में आप 50 रुपए का अलोकेट करोगे एंड CGU B में रिमेनिंग कितने का अलोकेट कर दोगे, 14 रुपीज का। क्लियर? तो आपका बी की स्टोरी खत्म हो गई। सी में चेक करें, सी के लिए कैरिंग अमाउंट था 1415 पर सी का रिकवरेबल अमाउंट था 1400, तो अगेन यहाँ पे भी 15 रुपए का इंपरमेंट आएगा। यानी ये 15 रुपए का इंपरमेंट मुझे दो लोगों में अलोकेट करना पड़े, एक CGU C एंड दूसरा कॉर्पोरेट असेट एक्स। चेक करो CGU C कितने का था, तो कि 1100 एंड आपने कॉर्पोरेट असेट अलोकेट किया था 315 को। क्लियर? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1100 इज टू 315 के रेशियो में अलोकेट करोगे तो आपका आंसर होगा 15 इंटू 1100 डिवाइडेड बाय 1415। कैलसी लो, 15 इंटू 1100 डिवाइडेड बाय 1415। राउंड ऑफ कर देना फ्रेंड्स, 11.67 आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 एंड सिंपल कॉर्पोरेट असेट एक्स में कितना अलोकेट कर दोगे, 3 रुपए का। यहाँ पे मेरा बॉटम अप अप्रोच खत्म हो गया। क्लियर? तो अब टाइटल लगा देना, दैट इज नथिंग बट टॉप डाउन अप्रोच। सिंपल टॉप डाउन अप्रोच का स्टार्टिंग कहां से होगा, तो आपका टॉप डाउन अप्रोच का स्टार्टिंग होगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट से। आफ्टर बॉटम अप आपका क्या कैरिंग अमाउंट बचा वो चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले पकड़े कैश जनरेटिंग यूनिट ए को, तो कहना से फ्रेंड्स अगर कैश जनरेटिंग यूनिट ए को अगर हम सिलेक्ट करें तो ए का कैरिंग अमाउंट था 500 एंड हमने ए में एक भी रुपए का इंपेयरमेंट नहीं किया है, तो 500 माइनस 0 तो ए का कैरिंग अमाउंट बचेगा 500। क्लियर? कैश जनरेटिंग यूनिट बी के लिए अगर हम चेक करें तो चेक करो फ्रेंड्स, बी का आपका कैरिंग अमाउंट था कितने रुपीस का, 750 का एंड आपने बी में एक भी रुपए का इंपेयरमेंट किया है, हाँ किया है। कितने रुपीस का किया, 50 का। 750 माइनस 50 करोगे तो उसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट बचेगा 700। फाइनली हम चेक करेंगे दैट इज समथिंग बट कैश जनरेटिंग यूनिट सी के लिए, एंड सी के लिए अगर हम चेक करें तो कहना है आपका कैरिंग अमाउंट था 1100, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1100, उसमें से आपने 12 रुपए का इंपेयरमेंट किया। कैलसी लो, 1100 माइनस 12 करोगे तो आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बचेगा 1088। उसके बाद हम पकड़ेंगे दैट इज नथिंग बट कॉर्पोरेट असेट एक्स। फ्रेंड्स कॉर्पोरेट असेट आपका टोटल कितने रुपीस का था, तो कहना से आपका टोटल कॉर्पोरेट असेट क्वेश्चन में चेक कर लो, आपको दे दिया है आपका टोटल कॉर्पोरेट असेट 600 का था। 600 में आपने दो बार इंपेयरमेंट किया, एक 14 रुपए का एंड एक 3 रुपए का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 600 माइनस 14 माइनस 3, तो 600 माइनस अगर 17 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 583। अब एक ही बाकी है, कौन सा, कॉर्पोरेट असेट वाई, जिसका अलोकेशन पॉसिबल नहीं था एंड अगर उसके लिए अगर आप डायरेक्टली कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन में चेक करोगे तो उसका कैरिंग अमाउंट आपको दे दिया है 200 का। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देता हूँ 200। तो अब मुझे जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, कैरिंग अमाउंट अब ये जो कैरिंग अमाउंट मिला वो किसका मिला, तो कि एबीसी लिमिटेड का मिला, आपको टोटल मिल गया। क्लियर? कल से लो, 500 प्लस 700 प्लस 1088 प्लस 583 प्लस 200 एंड अगर आप चेक करोगे तो आपका कैरिंग अमाउंट आएगा 3071। दूसरा आपको ये भी दिया है क्वेश्चन में, रिकवरेबल अमाउंट आपको दे दिया है एंड रिकवरेबल अमाउंट अगर आप कंपनी एज अ होल देखोगे एबीसी लिमिटेड का तो आपको रिकवरेबल अमाउंट दिया है 3200। तो आप चेक करो, आपका कैरिंग अमाउंट था 3071 पर आपका रिकवरेबल अमाउंट था 3200। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे कुछ इंपेयरमेंट लॉस आने वाला नहीं है एंड अगर आता भी तो भी टॉप डाउन अप्रोच में मैक्सिमम इंपेयरमेंट कॉर्पोरेट एसेट वाई का कैरिंग अमाउंट 200 रुपए जितना होता उनसे ज्यादा होने वाला नहीं था। क्लियर? ऐसा बॉटम अप एंड टॉप डाउन का कंबाइंड सम हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। फ्रेंड्स आगे अगर कंटिन्यू करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ रहा हूं, ए लिमिटेड परचेज एन असेट ऑफ ₹100 lakhs on 1st April 2010. It has useful life of 4 years with no residual value. Recoverable amount of the asset is as follows. As on 31st March 11, ₹60 lakh, 31st March 2012, ₹40 lakh, 31st March 2013, ₹28 lakh. Calculate the amount of impairment loss or its reversal if any
ऑन 31st मार्च 2011, 31st मार्च 2012 एंड 31st मार्च 2013। आपको 3 साल के लिए सब कुछ कैलकुलेट करके देना है। क्लियर? चलो चेक करो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 23 था, तो उसमें चेक करें। टाइटल लगा दो क्वेश्चन 23 एंड उसमें सबसे पहली हम कैलकुलेट कर रहे हैं 31st मार्च 2011 का। क्लियर? चलो उसमें चेक करो कि व्हाट इज योर कैरिंग अमाउंट। अगर हम कैरिंग अमाउंट चेक करें तो फ्रेंड्स कहने से आपका 100 रुपए का असेट था। 100 रुपए की असेट पर अगर 4 साल तक डेप्रिशिएट करो तो आपका 25 रुपीज का डेप्री आना चाहिए एंड 100 माइनस 25 करो तो कहने से आपका कैरिंग अमाउंट बचना चाहिए कितने का? 75 का। 1 मिनट, अमाउंट इन लैक्स करोड़ ऐसा कुछ दिया है। हाँ, तो सब कुछ अमाउंट में यहाँ पे लिखने वाला हूँ इन लैक्स में, तो ऊपर यहाँ पे पहले टाइटल लगा दूं अमाउंट रुपीज इन लैक्स है। क्लियर? तो मेरा कैरिंग अमाउंट जो होगा वो 75 होगा। दूसरा अगर हम चेक करें उस दिन का, चेक करो, आपको क्वेश्चन में बोला है रिकवरेबल अमाउंट। आपको यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट बोला है जस्ट 60 रुपीज। कहना से मैं कैरिंग अमाउंट इज 75, मैं रिकवरेबल अमाउंट इज 60, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा ही आएगा। क्लियर? तो फॉर्मूला लिख दो कि इंपेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। इफ माई कैरिंग अमाउंट इज 75, इफ माई रिकवरेबल अमाउंट इज 60, तो कहना से मेरा यहाँ पे 15 रुपए हो जाएगा। एंड अगर आपको पता चले तो आपके लिए रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st मार्च 11 वो कितने रुपीस हो जाएगा? तो अगर 60 हो जाएगा। आप जो डेपरी प्रोवाइड करोगे वो 60 पर करोगे। क्लियर? तो 31st मार्च 11 की स्टोरी अब क्लियर है। अब आगे जाए 31st मार्च 2012 एंड अगर 31st मार्च 2012 को चेक करूं तो यहां पे मैं चेक कर रहा हूं कैरिंग अमाउंट। कहना से 31st मार्च 11 को मेरे पास असेट का वैल्यू 60 था। 60 में से अब कहना से 4 में से 1 साल चला गया, 3 साल बाकी, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपका 20 रुपीज का डेप्री आएगा 31st मार्च 12 वाला। 60 माइनस 20 करो तो फ्रेंड्स योर कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट 40। सामने उसका चेक करोगे रिकवरेबल अमाउंट। क्वेश्चन में चेक करो, आपको रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है एंड वो रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया है? 40। मेरी कैरिंग अमाउंट भी 40 था, मेरा रिकवरेबल अमाउंट भी 40 है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मेरा 31st मार्च 12 वाला ईयर सिंपल है। 31st मार्च 13 को, 31st मार्च 13 अगर मैं कैलकुलेट करूं दैट इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूं। एंड ये कैरिंग अमाउंट जो है ना वो मेरा कंटिन्यूशन में है, मतलब कहने से वो जो कैलकुलेट करूंगा वो विथ इंपेयरमेंट लॉस ही करूंगा ऑब्वियसली वो तो। एंड विथ इंपेयरमेंट लॉस करूं तो कहने से लास्ट ईयर पे मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट 40 था। 40 डिवाइडेड बाय 4 में से टोटल 2 साल चले गए तो कहने से 2 साल बाकी, तो अगर मैं इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करूं तब मेरा 20 रुपीज का कैरिंग अमाउंट होगा। पर क्वेश्चन देखने जैसा है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि उस दिन का रिकवरेबल अमाउंट 28 था। मतलब कहने से आपका रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर टू योर कैरिंग अमाउंट थोड़ा ज्यादा है। इट में भी पॉसिबल आपका इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है। एंड इंपेयरमेंट लॉस अगर रिवर्स करना है तो उसके लिए हम 2 चीज कैलकुलेट करते थे, बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट और बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट। क्लियर? तो ये जो हुआ वो विथ इंपेयरमेंट हुआ। दूसरा चीज चेक करूंगा दैट इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट। अगर मैं इंपेयरमेंट ना करूं तो मतलब क्या होगा? विदाउट इंपेयरमेंट लॉस। अगर हम इंपेयरमेंट ही नहीं करते तो क्या होता? 100 रुपए की असेट होती एंड 100 रुपए की असेट को 4 साल तक डेप्रिशिएट करते तो 25 रुपए का डेप्री आता, पर उसमें से टोटल 3 साल चले गए। हमारे से मैं बोलूँ 75 का अक्यूमुलेटेड डेप्री होगा। 100 में से अगर 75 करो तो आपका कैरिंग अमाउंट विदाउट इंपेयरमेंट कितना होने वाला है? 25। अगर यहां पे चेक करूं कि व्हाट इज माय मैक्सिमम रिवर्सल पॉसिबल, तो कहने से हमारी फॉर्मूला था विथ और विदाउट विच एवर इज हायर। तो कहने से माई बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट इज 20, माई बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट इज 25, विच एवर इज हायर। और इस दिन का चेक करो रिकवरेबल अमाउंट 28, विच एवर इज लोअर। तो सिंपल बोलो मैं यहां पे मैक्सिमम रिवर्सल पॉसिबल आपका कर सकता हूं। कहां तक जस्ट कर सकता हूं? 25 तक। क्लियर? तो अगर आपको यहां पे चेक करना है कि व्हाट इज योर इंपेयरमेंट गेन, फ्रेंड्स आपको 20 वाली असेट को 25 पर लेके आना है, तो 25 माइनस 20 करोगे तो आपका आंसर कितने रुपीज का होगा? 5 रुपीज का। कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में चेक करो तो आपने 15 रुपीज का इंपेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड किया था एंड थर्ड ईयर में आप चेक करो तो आप इंपेयरमेंट का गेन रिकॉर्ड करोगे
एंड वो इम्पेयरमेंट का गेन कितने का होगा, 5 रुपए का आपका इम्पेयरमेंट का गेन है। क्लियर? एवरी ईयर आपको कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर कर करके चेक करते रहना पड़ेगा। डन फ्रेंड्स, आगे हम कंटिन्यू करें तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पहले मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन 25 भी हमारा पहले हो गया, अब बाकी है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 एंड वो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से कर दैट। क्वेश्चन नंबर 26, एलिया लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी which deals into manufacturing of the cold drinks and beverages. It is having various plants across India. There is a machinery A in a Baroda plant which is used for the purpose of bottling. There is one more machinery which is a machinery B clubbed with machinery A. Machinery A can individually have an output and also sold independently in the open market. Machinery B cannot be sold in isolation and without clubbing with machine A, it cannot produce output as well. क्वेश्चन में ये बोला है कि ए का प्रोडक्ट मार्केट में सेलेबल है, मतलब ए आपके लिए एक सीजी होगा, बी अलोन कुछ नहीं कर सकता, बी को डायरेक्टली डिपेंडेंट है ए पर, मतलब ए एंड बी का कंबाइन हमारे लिए सीजी होगा। द कंपनी कंसिडर द ग्रुप ऑफ असेट एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट एंड इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू ₹2 lakh and goodwill amounting to ₹1,50,000 is included in such CGU. Machinery A was purchased on 1st April 2013 for ₹10 lakh and residual value is ₹50,000. Machinery B was purchased on 1st April 15 for ₹5 lakh with no residual value. Useful life of the both machine A and B is 10 years. The company expects following cash flows in the next 5 years pertaining to machinery A. The incremental borrowing rate ऑफ कंपनी इज 10%। ईयर दे दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम मशीनरी ए दे दिया है। ऑन 31st March 2018 द प्रोफेशनल वैल्यूअर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी ए इज ₹7 lakh. द वैल्यूएशन फी was ₹1 lakh. There is a need to dismantle the machinery before delivering it to the buyer. Dismantling cost is ₹1.5 lakh. Specialized packing cost would be ₹25,000 and the legal fees would be ₹75,000. The inventory has been valued in accordance with Ind AS 2. Recoverable value of the CGU is ₹10 lakh as on 31st March 18, and in the next year company has done the assessment of recoverability of the CGU and found that value of such CGU is ₹11 lakh, that is on 31st March 2019. The recoverable value of machinery A is ₹4,50,000 and the combined machine A and B is ₹7,60,000 as on 31st March 2019. Required. Compute the impairment loss on CGU and the carrying value of each asset after charging impairment loss for the year ending 31st March 18 by providing all the relevant working notes to arrive at such calculation. B. Compute the prospective depreciation for the year 2018-19 on the above assets. And the C, compute the carrying value of CGU on 31st March 2019. फ्रेंड्स कुछ मत करो, बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा रहा हूं। क्लियर? क्वेश्चन 26 एंड उसमें हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर ए। फ्रेंड्स चलो वन बाय वन कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं पकड़ रहा हूं किसको, तो क्या मशीन ए को पकड़ रहा है। क्लियर? मैं जितना पूछूं उसका आंसर देते रहना। ये मशीन ए आपने परचेस कब किया, व्हाट इज योर परचेस डेट? तो कहने से हमने मशीन ए को परचेस किया था 1 जनवरी 2013 को। व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन ए? यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन ए इज 10 years एंड आप कहने से मशीन ए का जो भी इम्पेयरमेंट कर रहे हो वो इम्पेयरमेंट डेट कौन सी है, तो कहना से वो 31st March 2018 है। सबसे पहले कहना से मैं अक्यूमुलेटेड डेप्री फाइंड आउट करके कैरिंग अमाउंट कर लूं। क्लियर? तो यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड वो कौन से दिन का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 31st March 2018 का कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, 10 लाख की असेट थी, 50,000 रुपीज का स्क्रैप वैल्यू था, मतलब 9,50,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट हुई। टोटल लाइफ थी 10 साल
एंड उसमें से टोटल 2013 टू 2018 5 साल चले गए। क्लियर? तो 9,50,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 4,75,000। पर ये तो अक्यूमुलेटेड एप्री आया, मुझे जो चाहिए वो तो क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट चाहिए। तो अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 18, तो कैसे होगा फ्रेंड्स? आपके पास कॉस्ट रेडी है, आपके पास कहना इसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी रेडी है। कैन आई से व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन ए? द कॉस्ट ऑफ मशीन ए इज नथिंग बट 10 लाख। व्हाट इज द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ए? तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ए इज नथिंग बट 4,75,000। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 5,25,000। यहां तक रेडी? अब दूसरा चीज में जो मेहनत ये करना पड़ेगा, उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड उसका वैल्यू इन यूज निकालना पड़ेगा। तो यहां पे टाइटल लगाता हूं कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ मशीन ए। कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ मशीन ए। फ्रेंड्स आप मेरे साथ 2 कॉलम का टेबल बनाओ एंड टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीस। क्लियर? चलो चेक करो, अगर इस पर्टिकुलर चीज को आप बेचोगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है मशीन ए का? अब चेक करो, सेलिंग प्राइस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आपको दिया है। क्या बोला है? तो मशीन ए को हम बेचेंगे तो 7 लाख रुपीस का खर्चा होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मशीन ए का सेलिंग प्राइस, यहां पे लिख दू 7 लाख रुपीस। उसके बाद आपको बोला है कि आपका वैल्यूएशन फीस 1 लाख रुपए होगा। पर फ्रेंड्स तो वैल्यू करवाने का खर्चा मैंने आपको स्पेसिफिकली नोट में भी लिखा है, वैल्यूएशन फी कभी भी कंसीडर नहीं करने का। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपका होने वाला है कितने रुपीस का? 1,50,000। तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर रहा हूं डिसमेंटलिंग कॉस्ट, एंड वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपका कितने रुपीस का होगा? तो 1,50,000 रुपीस का डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगा। नेक्स्ट चेक करो, डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बाद आपको बोला है पैकिंग कॉस्ट आपका होगा 25,000 का, एंड लीगल चार्जेस होगा आपका 75,000 का। तो यहां पे लिख देता हूं पैकिंग कॉस्ट, एंड वो पैकिंग कॉस्ट हमारा होने वाला है 25,000 का, एंड माइनस और कर देता हूं लीगल कॉस्ट भी हमारा होने वाला है कितने रुपीस का होने वाला है? 75,000 का। अगर इतनी चीज को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मिल जाएगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्लियर? कैलसी लो, 7 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 25,000 माइनस 75,000। एंड फ्रेंड्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 4,50,000 आपका आंसर होने वाला है। क्लियर? अच्छा, 450 के बाद मुझे एक और चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज। अगर ये मशीन ए को आप बेचू नहीं पर उसको यूज करो तो वो मुझे कुछ कमा के देने वाला है। तो यहां पे लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज ऑफ मशीन ए। क्लियर? एंड उसके लिए आपको कैश फ्लो दे दिया है, जस्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। 4 कॉलम का टेबल बना दो। एंड उसमें टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स, अरे सॉरी ईयर, कैश फ्लोस, डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड फाइनली मैं यहां पे ले रहा हूं दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? चेक करो, आपको उसका कैश फ्लो का टोटल परफेक्ट यहां पे दे रखा है। 1 2 3 4 5 5 साल में कैश फ्लो आपको दिया है। एंड कैश फ्लो अगर मैं चेक करूं तो 1,50,000 एंड 2 टाइम्स 1 लाख। तो यहां पे लिख रहा हूं 1,50,000 1 लाख एंड 1 लाख, एंड उसके बाद 1,50,000 एंड लास्ट में 1 लाख लिखा है, अपने ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग रेसिडुअल वैल्यू। मतलब कहने से असेट को जो बेचोगे उसमें से आपको 50 मिलेगा, मतलब 2 बार आपको 150 लेना पड़ेगा।
यहाँ पे लिख रहा हूँ 4th ईयर में 1,50,000, 5th ईयर में भी 1,50,000। और ये 150 कैसा है, तो लाख रुपए तो दिया ही था, प्लस असेट को बेचोगे उसमें से 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा। क्लियर? अच्छा, चेक करो, आपको क्वेश्चन में ये भी देखना पड़ेगा आपको डिस्काउंटिंग रेट आपको कितना दे दिया है। तो आपको कैश फ्लो में डिस्काउंटिंग रेट आपको दे दिया 10%, और अगर 10% दिया है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लिखना चालू करें, 1 डिवाइडेड बाय 1.10। फर्स्ट ईयर में आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर का आंसर होगा दैट इज नथिंग बट 0.909, सेकेंड ईयर 0.826, थर्ड ईयर 0.751, फोर्थ ईयर 0.683 एंड द फिफ्थ ईयर 0.621। क्लियर? मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर मिलेगा 1,50,000 इंटू 0.909 करोगे तो आपका आंसर होगा 1,36,350। नेक्स्ट 1 लाख इंटू 0.826 करोगे आपका आंसर होगा 82,600। नेक्स्ट 1 लाख इंटू 0.751 करोगे आपका आंसर होगा 75,100। नेक्स्ट 1,50,000 इंटू 0.683 करोगे तो आपका आंसर होगा 1,02,450। एंड लास्ट में 1,50,000 इंटू 0.621 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 93,150। एंड अगर आप टोटल करोगे वैल्यू इन यूज का तो आपका आंसर बन जाएगा 4,89,650। अभी भी हमारा मशीन ए का ही चल रहा है। क्लियर? अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं दैट इज नथिंग बट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मशीन ए, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मशीन ए। क्लियर फ्रेंड्स? रिकवरेबल अमाउंट के लिए आपको दो चीज चाहिए। कौन सी दो चीज चाहिए? एक चाहिए आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एंड चेक करो, आपने मशीन ए का ऑलरेडी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का ऊपर कैलकुलेट करके रखा था। कितना आया था? 4,50,000। तो यहां पे लिख देता हूं 4,50,000। एंड दूसरा मुझे चाहिए दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज। एंड आप अगर यहां पे चेक करोगे तो वैल्यू इन यूज था 4,89,650। एंड कैन आई से हम ऑलवेज जो कंसिडर करते थे वो ऑलवेज क्या कंसिडर करते थे? विच एवर इज हायर। एंड अगर विच एवर इज हायर करोगे तो आपका आंसर होगा 4,89,650। याद करो, स्टार्टिंग में मशीन ए का कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट किया था एंड वो मशीन ए का कैरिंग अमाउंट था 5,25,000, पर मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट है 4,89,650। तो अभी तो लग रहा है कि ए में क्या होगा? इंपेयरमेंट लॉस होगा। तो अगर यहां पे लिखूं इंपेयरमेंट लॉस ऑफ मशीन ए इज इक्वल टू क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन ए इज 5,25,000, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मशीन ए इज 4,89,650। तो अगर आप मशीन ए का इंपेयरमेंट लॉस फाइंड आउट करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 35,350। ये प्रोवाइड नहीं करना है, जस्ट हमने कैलकुलेट करके रखा है। बिकॉज हम जो इंपेयरमेंट करने वाले हैं वो कभी भी सीजीयू कभी भी इंडिविजुअल असेट का नहीं करेंगे। हम जो भी इंपेयरमेंट करेंगे वो ऑलवेज किसका करेंगे? सीजीयू का करेंगे। अब सेम कैलकुलेशन मुझे मेहनत करना पड़ेगा किसके लिए? तो कि मशीन बी के लिए। क्लियर? मशीन बी में सेम चीजें लिख रहा हूं, आपको मुझे जस्ट आंसर देना है। मशीन बी चेक करो, आपने परचेस कब किया था? व्हाट इज द परचेस डेट ऑफ मशीन बी? तो कहना है फ्रेंड्स आपने मशीन बी को परचेस किया था 1/4/15 को। व्हाट इज द यूजफुल लाइफ? तो मशीन बी का भी आपको यूजफुल लाइफ जो बोला है वो कितने साल बोला है? तो क्या 10 साल ही बोला है। एंड मशीन बी को भी आप इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट कर रहे हो, इंपेयरमेंट डेट तो वो भी कितना है? तो क्या 31 मार्च 2018 ही है। क्लियर? तो सबसे पहले मुझे दो चीज निकालना पड़ेगा, अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं व्हाट इज माय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर चेक करोगे 31 मार्च 2018 का तो कैसे होगा? 5 लाख का मशीन बी का कॉस्ट था, पर उसमें से आपको कुछ स्क्रैप वैल्यू ब्रेक वैल्यू कुछ भी बोला नहीं है। क्लियर? यहां पे लिख रहा हूं ये 5 लाख था, डिवाइडेड बाय 10 साल की लाइफ है एंड उसमें से 3 साल चले गए। तो कहना है आपका अक्यूमुलेटेड डेप्री आपका फ्रेंड्स कितना होने वाला है? तो क्या 1,50,000। पर मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्री का काम नहीं है, मुझे तो किसका काम है? कैरिंग अमाउंट। एंड अगर हम चेक करें कैरिंग अमाउंट एज जोन
31 मार्च 2018, तो कैसे होगा? 5 लाख रुपए का कॉस्ट था, उसमें से 1,50,000 का अक्यूमुलेटेड एप्री था, तो सिंपल आपका वहां पे आंसर कितना होगा? 3,50,000। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है मशीन बी अलोन कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करके नहीं दे रहे, तो उसका कहने से वैल्यू इन यूज डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसका सेलिंग प्राइस का डेटा नहीं दिया है, मतलब मैं रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकता। एंड अगर रिकवरेबल अमाउंट में कैलकुलेट नहीं कर सकता तो मशीन बी का कुछ इंपेयरमेंट लॉस अभी मुझे पता नहीं है। अब हम जो करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज समथिंग बट कैलकुलेशन एंड अलोकेशन। कैलकुलेशन, जस्ट अ मिनट, एंड अलोकेशन of impairment loss as on 31 मार्च 2018। क्लियर फ्रेंड्स? आप 4 कॉलम बनाओगे, एंड ऊपर टाइटल लगा दो असेट, कैरिंग अमाउंट, ब्रैकेट में लिखना ए, रिकवरेबल अमाउंट। फ्रेंड्स बीच में हम रिकवरेबल अमाउंट का नहीं बनाएंगे, बीच में हम जो बनाएंगे कॉलम वो इंपेयरमेंट लॉस का बना देते हैं। क्लियर? यहां पे लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट इंपेयरमेंट लॉस, एंड उसको नंबर दे देता हूं बी। तो फाइनली हमको क्या मिल जाना चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट मिल जाना चाहिए, दैट इज नथिंग बट ए माइनस बी। क्लियर? आपके पास कौन कौन सी असेट है? मशीन ए है, मशीन बी है, एंड सीजीयू में आप 2 असेट को इंक्लूड कर रहे हो, एक इंक्लूड कर रहे हो दैट इज नथिंग बट गुडविल को, एंड दूसरा इंक्लूड कर रहे हो इन्वेंट्री को। क्लियर? यहां पे मैं लिख रहा हूं मशीन ए, उसके बाद मशीन बी, उसके बाद इन्वेंट्री, एंड लास्ट में आपको दिया है दैट इज समथिंग बट गुडविल। याद करो एक एक चीज, सब कुछ कैलकुलेशन रेडी है। मशीन ए चेक करो, आपको कैरिंग अमाउंट आपके पास ऑलरेडी रेडी था, एंड वो मशीन ए का कैरिंग अमाउंट कितने रुपीस दिया है? 5,25,000 ये रहा, तो वो सेम 5,25,000 नीचे टेबल में मैं लिख रहा हूं, मशीन ए का कैरिंग अमाउंट 5,25,000। क्लियर? फ्रेंड्स मशीन बी का भी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, ये रहा 3,50,000, तो मशीन बी में लिख रहा हूं 3,50,000। चेक करो, आपको क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज का कैरिंग अमाउंट दे दिया है, मैंने वो इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट आपको फ्रेंड्स कितना दिया था? 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लाख, और आपको फाइनली गुडविल का भी दे दिया है, एंड गुडविल भी कैरिंग अमाउंट दिया है, कितने रुपीस दिया है? 1,50,000। अगर ये चेक करोगे तो कहना से आपको टोटल सीजीयू का कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा 5,25,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000। तो कहना से अगर ये करोगे तब का आंसर आएगा 12,25,000। पर यस, आपको रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है, 10 लाख रुपए ऑलरेडी दिया था, तो कहना से आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा, एंड वो इंपेयरमेंट का लॉस कितना आएगा? 2,25,000 का इंपेयरमेंट का लॉस आएगा। इंपेयरमेंट का अलोकेशन का सिंपल रूल बोल दूं, सबसे पहले आप अलोकेट कर दोगे गुडविल को, मतलब 1,50,000 तो मैंने गुडविल को अलोकेट कर ही दिया। याद करो मैं बोलता था इंडेस 36 टोटल 8 जगह पे एप्लीकेबल नहीं था, उसमें पहला मैं बोल रहा था इन्वेंट्री, मतलब कहने से इन्वेंट्री पर कुछ एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। अच्छा, मशीन ए का सेपरेट मुझे पता है, वो मशीन ए का सेपरेट कितना था, तो कहने से मशीन ए का 35,350, ये भी हमने कैलकुलेट करके रखा है, अगर आपको ऊपर देखना है ये दिया मशीन ए का इंपेयरमेंट लॉस था 35,350, तो वो प्रोवाइड कर दूंगा। रिमेनिंग जो भी बचेगा वो किसके लिए होगा? मशीन बी के लिए। कैलसी करो तो सिंपल 2,25,000 माइनस 1,50,000 माइनस 35,350, एंड अगर ये करोगे तो आपका आंसर होगा 39,650 का। पहले मैंने यहां से यहां गया, ये 225 निकाला, एंड उसके बाद मैंने रिवर्स कैलकुलेशन किया, एंड मुझे क्या मिल गया? 39,650 मिल गया। एंड अगर ये करोगे तो आपको रिवाइज कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा 5,25,000 माइनस 35,350 अगर किया तो इसका आंसर होगा 4,89,650। 3,50,000 माइनस 39,650 करोगे तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 3,10,350
350। 2 लाख में से कुछ भी आपने इंपेयरमेंट नहीं किया तो वो पूरे पूरे 2 लाख ही बचेगा एंड गुडविल का बैलेंस फाइनली आपके लिए क्या हो गया, तो कि 0 हो गया। क्लियर? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फाइनली यहां पे खत्म हो रहा है। अब मैं टाइटल लगा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट बी। एंड बी में ये पूछा है कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देना है, तो यहां पे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018-19। फ्रेंड्स, कहने से हम जब भी इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस के बाद जो भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें वो तो ऑलवेज प्रोस्पेक्टिवली करने वाले, उसमें कुछ रेट्रोस्पेक्टिव करने वाले नहीं है। तो क्या होगा, ये रहा मेरा मशीन ए। चेक करो आफ्टर इंपेयरमेंट मशीन ए का कैरिंग अमाउंट कितना बचा था, तो कहने से मशीन ए का कैरिंग अमाउंट 4,89,650 बचा था। तो यहां पे लिख रहा हूं 4,89,650। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्क्रैप वैल्यू भूल जाते हैं। मशीन ए में स्क्रैप वैल्यू आपको मिलने वाला था कितने रुपए का, 50,000। 10 में से टोटल मशीन ए के 5 साल चले गए थे, कितने साल बाकी थे, 5 साल ही बाकी है, तो आपका डेप्री कितना होगा, 489,650 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स अगर 5 years करोगे तो आपका डेप्रीसिएशन का आंसर होने वाला है 87,930। ये किसका हुआ, मशीन ए का हुआ। दूसरा अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज नथिंग बट फॉर द मशीन बी। चेक करो आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस। फ्रेंड्स, मशीन बी के लिए चेक करें तो कहना है मशीन बी का कैरिंग अमाउंट बचा है 310,350। 10 में से ऑलरेडी 3 साल चले गए थे, कहना है उसमें 7 साल बाकी था, तो डिवाइडेड बाय अगर 7 years करोगे तो आपको मिल जाएगा 310,350 डिवाइडेड बाय 7 करो, राउंड ऑफ कर रहा हूं, एंड आपका वो डेप्रिसिएशन आएगा 44,336 का डेप्री आएगा। मतलब ये मेरा सेकंड नंबर का आंसर भी खत्म हो रहा है। अब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज नथिंग बट आंसर सी, जो बहुत लंबा होने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ reversal of impairment loss, calculation of reversal of impairment loss and revised carrying amount, revised carrying amount as on 31st March 2019। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कितने कॉलम बनाना पड़ेगा उसका लिस्ट बोल रहा हूं। सबसे पहले असेट, बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट, बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट, विच एवर इज हायर, रिकवरेबल अमाउंट, विच एवर इज लोअर, एंड फाइनली आपको बनाना पड़ेगा इंपेयरमेंट गेन का कॉलम। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ टोटल 7 कॉलम बना के मुझे दोगे। क्लियर? 7 कॉलम आराम से बनाओ। एंड वो कॉलम का फ्रेंड्स हम टाइटल लगाते हैं, लिखना फर्स्ट असेट, दूसरा लिखना बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट लॉस, तीसरा लिखना बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट लॉस, फोर्थ लिखना विच एवर इज हायर, फिफ्थ लिखना रिकवरेबल अमाउंट, सिक्स्थ लिखना विच एवर इज लोअर, एंड लास्ट में लिखना दैट इज नथिंग बट इंपेयरमेंट गेन। आपका इंपेयरमेंट का गेन कितना होगा वो। क्लियर? एक एक चीज आराम से हम करते हैं। सबसे पहले मैं पकड़ रहा हूं किसको, तो क्या मशीन ए को पकड़े, एंड अगर मशीन ए को अगर मैं चेक करूं कि व्हाट इज माय बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट, आपको पता चल जाएगा। कहना से मेरा मशीन ए का 4,89,650 था। 489,650 में चेक करो आपने डेप्री प्रोवाइड किया था, वो डेप्रीसिएशन की अमाउंट कितना था, तो कि 87,930 का डेप्री था। कैलसी लो, 489,650 माइनस 87,930। अगर आप ये करोगे
तो आपका आंसर होगा 4,01,720। दूसरा मुझे करना पड़ेगा बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट। याद करो, सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन में जाओ ना, आपने वहां पे असेट ए का ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था ना। वो असेट ए का कितना था, तो क्या 5,25,000 था। एंड एवरी ईयर आप वहां पे कितने का डेप्री प्रोवाइड कर रहे थे, 95,000 का डेप्री प्रोवाइड कर रहे थे। यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर मैं इंपेयरमेंट लॉस नहीं करता तो 5,25,000 में से मैं यहां पे एक साल का 95,000 का डेप्री प्रोवाइड करता। 5,25,000 माइनस 95,000, फ्रेंड्स यहां पे आपका आंसर होगा 4,30,000। 4,01,720 एंड 4,30,000 विच एवर इज हायर करोगे तो कहने से आपका आंसर होगा 4,30,000। मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है, चेक करो लास्ट क्वेश्चन में। मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट आपको कितना दिया है, 4,50,000। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिकवरेबल अमाउंट 4,50,000। ये 4,50,000 कहां से लाया, ऑलरेडी गिवन। 430 और 450 विच एवर इज लोअर करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर कितना होगा, 4,50,000। सिंपल बोलू, 4,01,720 वाली एसेट को मुझे कहां तक लेके जाना है, मुझे 4,50,000 तक लेके जाना है। तो व्हाट इज माय इंपेयरमेंट गेन, 4,50,000 माइनस 4,01,720। कैलसी लो, 4,50,000 माइनस 4,01,720। फ्रेंड्स आपका इंपेयरमेंट का गेन हो जाएगा 48,280 का। क्लियर। मशीन ए की स्टोरी खत्म हो गया। जिसको भी थोड़ा कम पता चला था एकदम यहां पे ध्यान से देखना फॉर मशीन बी। चलो मशीन बी स्टार्ट करें। मशीन बी कहने से हमारे पास 310,350 31 मार्च 18 को था। 18-19 का डेप्रिसिएशन हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, कितने का था, 44,336। तो उसमें से वो माइनस करो 44,336। कैसे लो, 310,350 माइनस 44,336 अगर ये करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 266,014। अच्छा, अगर विदाउट इंपेयरमेंट करो तो चेक करो, ऊपर आपने मशीन बी का जब कैलकुलेशन किया था 3.5 लाख रुपए का था। एंड एवरी ईयर वहां पे 50,000 रुपए का डेप्री प्रोवाइड कर रहे थे। तो विदाउट इंपेयरमेंट के कैलकुलेशन में क्या होगा, 3,50,000 माइनस 50,000 का डेप्री, तो आपका विदाउट इंपेयरमेंट का आंसर होगा कितने रुपीस का, 3 लाख। 266,014 और 3 लाख विच एवर इज हायर करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 3 लाख। रिकवरेबल अमाउंट आपको दिया है, कैसे समझाओ, टोटल आपको दिया था 7,60,000, पर उसमें से मशीन ए का अगर 4,50,000 था तो कैलसी लो, 7,60,000 माइनस 4,50,000, तो मशीन बी का रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा 3,10,000। 3 लाख और 310 विच एवर इज लोअर, तो मुझे इस असेट को कहां तक लेके आना है, 3 लाख तक लेके आना है। सिमिलर बोलो, 266,014 वाली एसेट को आप कहां तक लेके आओगे, 3 लाख तक लेके आओगे, तो आप इंपेयरमेंट का गेन कितना रिकॉर्ड करोगे, 3 लाख माइनस 266,014। कैलसी लो, 3 लाख माइनस 266,014, तो सिंपल फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 33,986। एंड अब मेरे पास एक ही एसेट बाकी है, कौन सा बाकी है, दैट इज नथिंग बट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको विच एवर इज लोअर वाले कॉलम में लिख देता हूं कि मैं उसको 2 लाख तक लेके आऊंगा। क्लियर। अच्छा, किसी को लिखना है तो बुक वैल्यू विथ इंपेयरमेंट भी 2 लाख ले सकते हो, विदाउट इंपेयरमेंट भी 2 लाख, विच एवर इज हायर भी कितना ले सकते हो, 2 लाख, रिकवरेबल अमाउंट भी 2 लाख है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं विच एवर इज लोअर भी कितना, 2 लाख। तो वहां पे आपका कुछ इंपेयरमेंट गेन होने वाला नहीं है। एंड आफ्टर रिवर्सल मेरी बुक में असर कितने का होगा, टोटल 4,50,000 का मशीन है, 3 लाख का मशीन बी एंड सिंपल 2 लाख रुपए का मशीन सॉरी इन्वेंट्री। तो यस, मेरी बुक में असेट आ जाएगा कहां तक, 9,50,000 तक। एंड सामने उसका अगर इंपेयरमेंट का गेन चेक करोगे 48,280 प्लस 33,986, फ्रेंड्स आपको 82,266 का इंपेयरमेंट का गेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर। अभी भी इसमें कोई चेंज है तो शांति से देखो, हम वेरीफाई कर लेते हैं और उसके बाद कंफर्म आंसर करते हैं। फ्रेंड्स एक मिस्टेक है, हमने यहाँ पे 430 और 450 विच एवर इज लोअर में कितना लिख दिया था, 450 लिख दिया था। एंड अगर 450 लिखा है तो कहना से उसको रेक्टिफाई करें, ज्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 430 हो जाएगा। जस्ट अ मिनट,
यहाँ पे आपका वो 430 हो जाएगा। तो अगर इसको रेक्टिफाई करो तो आपका इम्पेयरमेंट गेन का फिगर जस्ट आपका पहला चेंज होगा, 4,30,000 माइनस 401,720 करोगे तो आपका आंसर होगा 28,280 प्लस 33,986 करोगे तो आपका आंसर होगा 6,2266। 8,2266 नहीं होगा, आपका फाइनल आंसर कितना होने वाला है 6,2266। क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम का अगले दिन पूरे क्वेश्चन देख के जाने का। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मशीन ए के लिए। मशीन ए में क्या स्टार्ट किया था, उसका परचेस डेट लिख दिया था, यूजफुल लाइफ, इंपेयरमेंट डेट, अक्यूमुलेटेड एप्री हमने कैलकुलेट कर दिया, 4,75,000 आया था। उसके बाद हमने कैरिंग अमाउंट चेक कर लिया, कैरिंग अमाउंट का आंसर कितना आ रहा था 5,25,000। उसके बाद हमने नेट सेलिंग प्राइस कंसीडर किया, पर याद करो दो वहां पे वैल्यूएशन फी कंसीडर नहीं करना था, एंड 4,50,000 हमारा आंसर आ रहा था। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकाला, उसमें लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट था। लास्ट ईयर में वो जो मशीन को सेल करोगे तब जो 50,000 रुपए मिलेगा उसको कंसीडर नहीं किया था, एंड उसका आंसर आ रहा था 4,89,650। रिकवरेबल अमाउंट चेक किया, विच एवर इज हायर, तो 4,89,650, एंड अभी हमको लग रहा है कि मशीन ए में 35,350 का इंपरमेंट हो सकता है। चेक करें फॉर द मशीन बी, तो मशीन बी में आपका 1.5 लाख रुपए का डेप्री था, एंड आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा था 3.5 लाख रुपए। मशीन ए बी इन्वेंट्री गुडविल लिख दिया, तो कहना से आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा था 12,25,000। रिकवरेबल अमाउंट आपको ऑलरेडी 10 लाख दिया था, तो 2,25,000 रुपीज का हमारा इंपेयरमेंट आ जाएगा। इंपेयरमेंट में से सबसे पहले एडजस्ट कर दोगे गुडविल को, उसके बाद मशीन ए का पता था 35,350 वो भी लिख दिया, एंड फाइनली जो भी बचेगा वो मशीन बी को अलोकेट कर दोगे 39,650। उसके बाद रिवाइज डेप्री था, बस मुझे वहां पे टेंशन एक ही है, मशीन ए में 50,000 रुपीज का स्क्रैप वैल्यू जो है वो एज इट इज है, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे सिंपल जब रिवर्सल की बात आए तो आपको क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, विथ इंपेयरमेंट, विदाउट इंपेयरमेंट, विच एवर इज हायर, रिकवरेबल अमाउंट एंड विच एवर इज लोअर। एंड अगर ये करोगे तो फाइनली आपकी बुक में 9,50,000 का असेट बचेगा, एंड 62,266 का इंपेयरमेंट का क्या होगा, तो गेन होगा। क्लियर? चलो फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करें, क्वेश्चन नंबर 26 खत्म है। एडवांस होमवर्क में चेक करें, एडवांस होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। क्लियर? नेक्स्ट अगर चेक करें क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ना। One of the senior engineers at XYZ has been working on a process to improve manufacturing efficiency and consequently reduce the manufacturing cost. This is a major project and has the full support of XYZ's board of directors. Senior engineers believe that cost reduction will exceed the project cost within 24 months of their implementation. Regulatory testing and health and safety approval was obtained on 1st June 2015. This removed uncertainties concerning this project, which was finally completed on 20 April 2016. Cost of rupees 18 lakh incurred during the year till 31st March 16 have been recognized as an intangible asset. An offer of rupees 7,80,000 for the new developed technology has been received by the potential buyer, but it has been rejected by XYZ. Utkarsh believes that the project will be a major success and has the potential to save the company rupees 12 lakh in perpetuity. Director of the research at XYZ, Neha, who is a qualified electronic engineer, is seriously concerned about the long-term prospects of the new process, and she is of the opinion that competitors would have developed new technology at some time which would require to replace the new process within 4 hours. She estimates that the present value of the future cost saving will be rupees 9,60,000 over the period. After that, she thinks that there is no certainty about its future. What would be the appropriate accounting treatment of the aforesaid issue? Clear? फ्रेंड्स ध्यान से समझना मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं। इंडेस 36 एंड 38 का कंबाइंड क्वेश्चन है। पूरे साल में आपने टोटल 18 लाख रुपीस का एक्सपेंस किया है। क्लियर? पर आपका जो अप्रूवल है वो कब आया था, तो कहना से 1 जून 2015 को आया था। एंड अगर 1 जून 2015 को आया था तो कहने से पूरे साल का 18 लाख का खर्चा है। मैं आपको आराम से समझाऊं। एडवांस होमवर्क क्वेश्चन 2 ध्यान से सुनना। एडवांस्ड होमवर्क
क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा 1/4/15 से 31 मार्च 2016 में, ये रहा आपका 1 अप्रैल 15, ये रहा आपका 31 मार्च 2016। ये पूरे साल में फ्रेंड्स आपने टोटल 18 लाख रुपीस का खर्चा किया है, पर आपको प्रोजेक्ट का अप्रूवल जो आ रहा है वो 1 जून 15 को आ रहा है। मतलब कहने से तब तक तो इंटेंजिबल असेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। तो सिंपल ये 1/4/15 से 1 जून 2015 वाला एक्सपेंस आप क्या कर दोगे, पीएनएल में डाल दोगे। 1 जून 15 से 31 मार्च 16 के बीच में जो भी खर्चा हुआ है उसको कहने से एज अ इंटेंजिबल असेट मान सकते हो। अगर आपको याद है AS 26 में भी ऐसा कुछ आता था। तो 18 लाख के 2 पार्ट करूं तो यहां पे क्या होगा, 18 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, कैसे लो 18 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12। तो कहने से आपका ये आंसर होगा कितने रुपीस का, 3 लाख रुपीस का। एंड सामने कहने से आपकी बुक में इंटेंजिबल असेट होगा कितने रुपए का, 15 लाख। तो अगर मैं यहां पे लिखूं व्हाट इज माय कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल असेट, एंड अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल असेट हम कंसीडर करें तो हमारा क्या होगा, 15 लाख रुपए होने वाला है। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट की बात करें, अगर हम रिकवरेबल अमाउंट चेक करें तो आपको क्वेश्चन में 2-3 इंफॉर्मेशन दिया है, एकदम ध्यान से पढ़ना। An offer of rupees 7,80,000 for the new developed technology has been received by potential buyer, but it has been rejected by the XYZ। मतलब हमारी कंपनी ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उत्कर्ष बिलीव्स दैट ये कंपनी हमको परपेचुअल पीरियड के लिए 12 लाख रुपए देगा। 12 लाख रुपए देगा मतलब कहने से उसका परपेचुअल की प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो भी वो 12 लाख होगा। मतलब वैल्यू न्यूज अभी लग रहा है 12 लाख रुपए। डायरेक्टर ऑफ रिसर्च जो मिसेस नेहा था वो क्या बोल रही है कि हमारा यहां पे कॉस्ट सेविंग होगा जस्ट 9,60,000, तो उसको बेस ले ले 960 इसमें वैल्यू न्यूज। कहने से मेरा यहां पे आप चेक करो तो आपका असेट को बेचोगे तो आपको जस्ट मिला है कितना, 7,80,000। ये 780 एंड 960 विच एवर इज हायर करे तो कहने से हमारे लिए वो आंसर क्या होगा, 9,60,000 हमारे लिए रिकवरेबल अमाउंट होने वाला है। तो अगर यहां पे चेक करूं रिकवरेबल अमाउंट, वो रिकवरेबल अमाउंट आपके लिए जस्ट कितना होने वाला है, 9,60,000। 15 लाख का कैरिंग अमाउंट था, आपके लिए रिकवरेबल अमाउंट जस्ट 9,60,000 है। तो कहना से फ्रेंड्स आपको इंपेयरमेंट का लॉस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड वो इंपेयरमेंट लॉस कितने का प्रोवाइड कर दोगे, 540। आपको याद करवा दूं ये 3 लाख रुपए भी पीएनएल में चला जाएगा, बिकॉज जब तक आपका असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तब तक आपका जो भी खर्चा है वो पीएनएल में चला जाएगा। एंड ये 550 का इंपेयरमेंट लॉस भी आपका कहां पे चला जाएगा, पीएनएल में। क्लियर, अंदर का आंसर एकदम डिटेल दिया है, मैं आंसर पढ़ रहा हूं। Ind AS 38 intangible assets requires an intangible asset to be recognized if and only if certain criteria are met. Regulatory approval on 1st June 2015 was the last criteria to be met. The other criteria have been met as follow. First, intention to complete the asset is apparent as it is a major project with full support from the board of directors. Second, finance is available as resources are focused on the project. Third, cost can be reliably measured. And the fourth, benefits are expected to exceed its cost. Amount of rupees 15 lakh should be capitalized in the balance sheet of year ending 2015-16, representing the expenditure since 1 June 2015. The expenditure incurred prior to 1st June 2015, which is rupees 3 lakh, should be recognized as an expense. Retrospective recognition of expense and asset is not allowed. Ind AS 36 impairment of asset requires as intangible asset not yet available for use to be tested for impairment annually. Cash flow of rupees 12 lakh in perpetuity would clearly have a present value in excess of rupees 12 lakh, and henceforth there would be no impairment. However, the research director is technically qualified, so impairment test should be based on her estimate of a 4-year remaining life, and so the present value of the future cost saving of rupees 9,60,000 should be considered in that case. Rupees 9,60,000 is greater than the offer received fair value less cost to sale of rupees 7,80,000, and so rupees 9,60,000 should be used as the recoverable amount. So the carrying amount should consequently reduce to 960. 15 लाख की कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट 960 के साथ कंपेयर करो तो आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा कितने का, 540, एंड आपको इंपेयरमेंट लॉस आपकी बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब फ्रेंड मैं स्टार्ट करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस होमवर्क का क्वेश्चन 2, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन of our material. East Limited, East
owns a machine used in the manufacturing of steering wheels which are sold directly to major car manufacturers? First point. The machine was purchased on 1st April 2011 at a cost of rupees 5 lakh through a vendor financing arrangement on which interest is being charged at the rate of 10% per annum. During the year 2013, East sold 10,000 steering wheels at a selling price of rupees 190 per wheel. The most recent financial budget approved by East management covering the period 1st April 2013 to 2018, including that company expect to sell each steering wheel for rupees 200 during 2013-14. The price rising in the later year in line with a forecast inflation of 3% per annum. During the year 31st March 14, East expect to sell 10,000 steering wheels. The number is forecast to increase by 5% each year until 31st March 2018. East estimates that each steering wheel costs to rupees 160 to manufacture, which includes 110 variable cost, 30 share of fixed overhead, and 20 transportation cost. Costs are expected to rise by 1% during 2014-15 and then 2% per annum until 31st March 18. 2015-16, the machine will subject to regular maintenance costing 50,000. 2013-14, East expect to invest in the new technology costing rupees 1 lakh. This technology will reduce the variable cost of manufacturing each steering wheel from 110 to 100 and the share of fixed overhead from 30 to 15, subject to availability of technology. Underline करना subject to availability of technology which is still under development, अभी तक वो डेवलप हुआ नहीं है. क्लियर? तो ये सिंपल मुझे पूछो तो ये पैराग्राफ एक्चुअली आपके लिए काम का नहीं है. पूरा पैराग्राफ आपके लिए अभी तक काम का नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट अगर करूं तो East is depreciating the machine using the straight line method over the machine 10 years estimated useful life. Current estimate based on the similar asset that have reached at the end of the useful life of the disposal process from the selling the machine is rupees 80,000 net of disposal cost. East expect to dispose of the machine at the end of the March 2018. East has determined a pre-tax discounting rate of 8% which reflects the market assessment of the time value of money and the risk associated with this asset. Assume a tax rate of 30%. What is the value of machine in accordance with Ind AS 36? Clear friends? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन का नाम ही फेमस है, ईस्ट लिमिटेड. मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना. क्लियर? टाइटल लगा दो पहले, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज. क्लियर? अच्छा, उसमें सबसे पहले में हम क्या यहां पे क्या लिखेंगे? एक्सक्लूजन लिख देंगे. एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यू इन यूज. मतलब जितने पॉइंट हम कैश फ्लो के कैलकुलेशन में कंसीडर करने वाले नहीं है उसको यहां से क्या कर देंगे? निकाल देंगे. एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यू इन यूज. क्लियर फ्रेंड्स? 5-6 लाइन छोड़ के आपको 6 कॉलम का टेबल बनाना है. सिक्स कॉलम बिकॉज 5 साल है.
चलो ऊपर टाइटल लगा दो पार्टिकुलर्स। टू 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एंड 2017 एंड 18। क्लियर। चलो फर्स्ट एक एक पॉइंट को लेके चालू करते हैं, आइदर उसको कैश फ्लो में लिखेंगे और एक्सक्लूजन के पॉइंट में लिखेंगे। फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, मशीन वॉज परचेस ऑन 1 April 11 एट कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख थ्रू वेंडर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। वो तो कहने से कुछ उस टाइम लोन लिया होगा, ऑन विच इंटरेस्ट इज बिंग चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हम जब भी कैश फ्लो एस्टिमेट करें तो फाइनेंस कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। मतलब पहला पॉइंट यहां पे लिख दूं कि यस हम फाइनेंस कॉस्ट को कंसीडर करने वाले नहीं है। मतलब कहने से मेरे लिए फर्स्ट नंबर का पॉइंट अब कुछ काम का नहीं रहा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट ऐसा लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 31 March 13, मतलब प्रीवियस ईयर की बात है। ईस्ट सोल्ड 10,000 स्टीयरिंग व्हील एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹190 पर व्हील। वो मेरा 13 का काम है, 13 वाला मुझे कुछ काम नहीं है। मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल बजट अप्रूव्ड बाय ईस्ट मैनेजमेंट कवरिंग द पीरियड 1 April 13 to 31 March 18, कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल ईच स्टीयरिंग व्हील फॉर 200। 13-14 का आपको सेलिंग प्राइस बोल दिया 200। प्राइस राइजिंग इन द लेटर ईयर्स विद अ फोरकास्ट इन्फ्लेशन ऑफ 3% पर एनम। क्लियर। तो एक काम करें, पहले हम यहां पे लिख दे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्लियर। यहां पे 200 होगा, यहां पे कितना होगा तो 200 इंटू 1.03, 3% बढ़ाना है। क्लियर। तो 200 इंटू 1.03 करोगे तो फ्रेंड्स आपका होगा 206, यहां पे होगा 206 इंटू 1.3। क्लियर। थोड़ा राउंड ऑफ करते रहना तो आपका आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट 212। यहां पे होगा 212 इंटू 1.03, तो यहां पे आपका आंसर होगा 219 एंड यहां पे आपका होगा दैट इज नथिंग बट 219 इंटू 1.03। तो फाइनली यहां पे आपका आंसर होगा दैट इज नथिंग बट 225। क्लियर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखें, बाद में डिसाइड करेगा हमारे लिए काम का क्या है। क्लियर। ड्यूरिंग द ईयर 31 March 14, ईस्ट एक्सपेक्ट टू सेल 10,000 स्टीयरिंग व्हील्स and the number of is forecast increase by 5% each year until 31 March 18। मतलब कहने से मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा। आज का 10,000 दिया है, इनटू अगर मैं करूं नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आज का बोला है मुझे 10,000। 10,000 में कहने से हर साल आपको 5% बढ़ेगा, तो 10,000 इंटू 1.05 कैलसी लो, तो आपका आंसर होगा दैट इज समथिंग बट 10,500। अगेन फ्रेंड्स 5% बढ़ाओ तो आपका आंसर होगा 11,025। अगेन आपका 5% बढ़ाओ तो आपका आंसर होगा 11,576 एंड अगेन अगर आप 5% बढ़ाओगे तो आपका आंसर होगा दैट इज नथिंग बट 12,155। एंड अगर यहां तक का करूंगा तो कहने से मुझे टोटल सेल्स मिल जाएगा। टोटल सेल्स ब्रैकेट में लिख रहा हूं रुपीस। क्लियर। तो टोटल सेल्स कितना होगा चेक कर लो कैलसी में, 200 into 10,000, your answer is 20 lakh. Next 206 into 10,500, your answer is 21 lakh 63,000. 212 into 11025, your answer is 23 lakh 37,300. Next 219 into 11,576, तो आपका आंसर होगा 25 लाख 35,144 एंड नेक्स्ट 225 इंटू 12,155, तो आपका आंसर होगा 27 लाख 34,875 का। क्लियर। अभी तक का मुझे टोटल सेल्स मिल गया। आगे जाए, उसके बाद कॉस्ट का डेटा है, अगेन कॉस्ट का डेटा है। उसके बाद सब्जेक्ट टू रेगुलर मेंटेनेंस, वो भी आपके लिए कॉस्ट का डेटा है। उसके बाद वाला पैराग्राफ मैंने बोला था आपके लिए कुछ काम का नहीं है। एंड फाइनली आपको बोला है कि मशीन को बेचोगे 31 March 18 को, तब आपको कितने रुपए मिलने वाला है, 80,000 रुपीज मिलने वाला है। तो यहां पे उसको देख लो, यहां पे लिख दो सेल ऑफ मशीन, वो लास्ट वाले ईयर में जस्ट ऐड होगा, कितने रुपीज ऐड होगा तो कि 80,000 रुपीज ऐड होगा। एंड अगर यहां तक का टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कैश
इनफ्लोस एंड ओके सिंपल से लास्ट ईयर में चेंज होगा। यहाँ पे तो वो 20 लाख का ही रहेगा। एक काम करे अलग पेन से लेके तो लास्ट में टोटल आराम से कर पाओ। यहाँ पे कितना रहेगा 20 लाख रहेगा, यहाँ पे 21,63,000, 23 लाख 37,300, 25 लाख 35,144 एंड लास्ट में हम 80,000 ऐड कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा 28,14,875 का। टोटल कैश इनफ्लोस को मैं नंबर दे देता हूं, दैट इज नथिंग बट ए एंड यहां पे उसका काम खत्म हो गया। अब यहां पे चेक करेंगे कि व्हाट इज माय कॉस्ट पर यूनिट, उसका भी डेटा आपको दे दिया है तो यहां पे लिख दो कॉस्ट पर यूनिट। चेक करो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट का डेटा दिया है। क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है कि आपका कॉस्ट होने वाला है कितने रुपीस का, तो आपका 160 रुपीस का खर्चा होगा। 160 रुपीस का खर्चा वो टोटली काम का है, उसमें कुछ वेरिएबल फिक्स का बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर 1% बढ़ेगा और उसके बाद हर एक साल आपका कितना बढ़ने वाला है 2-2%। क्लियर, तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट लिख दो तो यहाँ पे आपका होगा 160 में यहाँ पे आपका बढ़ेगा 1%, मतलब 160 इंटू 1.01 करेंगे तो राउंड ऑफ कर रहा हूं, मतलब आपका आंसर होगा 162 एंड उसके बाद आपका कितना बढ़ेगा तो एवरी ईयर आपका 2-2% बनने वाला है। इंटू अगर 1.02 करूं तो आपका आंसर होगा 165, अगेन आपका 2% बढ़ेगा तो आपका आंसर होगा 168 एंड अगेन आपका 2% बढ़ेगा तो आपका आंसर होगा 171। तो फ्रेंड्स ये तो जो हुआ वो कहने से पर यूनिट रेडी हुआ, हमको तो कहने से टोटल चाहिए। तो टोटल कॉस्ट अगर मैं डिटरमाइन कर लूं यहां पे कितना होगा, टोटल कॉस्ट। क्लियर, तो आपके पास यूनिट्स ऊपर रेडी है। चेक करो आपके पास ऊपर कितने यूनिट्स है, 10,000, 10,500। तो यहाँ पे जस्ट एक बार आपको लिख दूँ तो घर पे पढ़ो पता चले। 10,000 इंटू 160, 10,000 इंटू 160 अगर करोगे तो कहना है आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा 16 लाख। नेक्स्ट 10,500 इंटू 162 तो आपका आंसर हो जाएगा 17,01,000। नेक्स्ट अगर चेक करोगे तो 11,025 इंटू अगर 165 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 18,19,125। 11,576 इंटू अगर 168 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 19,44,768 एंड 12,155 इंटू 171 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20,78,505। क्लियर, ये टोटल कॉस्ट रेडी होगा। नेक्स्ट अगर चेक करें टोटल कॉस्ट के बाद आपका एक और खर्चा होने वाला था 50,000 रुपीज का। कौन सा था, रेगुलर मेंटेनेंस का। एंड ये रहा 2015-16 में सब मशीन का मेंटेनेंस का खर्चा होने वाला था 50,000 रुपए का, तो वो लिख दो मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस। एंड वो कौन सी ईयर में होने वाला था, 15-16 मतलब कहने से तीसरे ईयर में। एंड तीसरे ईयर में मैं मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस कितने का लिख रहा हूँ, 50,000 का लिख रहा हूँ। बस इतना लिख दोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, टोटल कैश आउटफ्लो मिल जाएगा। एंड टोटल कैश आउटफ्लो उसको मैं नंबर दे देता हूं, कितना दे देता हूं, बी नंबर दे देता हूं। क्लियर, जस्ट मुझे टोटल ही करना है। यहां पे तो कहना है वो 16 लाख का 16 लाख ही रहेगा, यहां पे भी वो 17,01,000 ही रहेगा। यहां पे चेक करें तो 18,19,000 क्या था 125 में मैं कहना से और 50,000 रुपये ऐड करूं तो वो हो जाएगा 18,69,125। यहाँ पे भी सेम ही रहेगा 19,44,768 एंड यहाँ पे भी सेम रहेगा 20,78,505। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे मुझे ये मिल जाएगा, नेट कैश इनफ्लो मिल जाएगा। नेट कैश इनफ्लो
एंड वो नेट कैश इनफ्लो में कैसे करूंगा, ए माइनस बी करके। क्लियर। चलो ऊपर चेक करो, फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो कितना था, तो 20 का था, 20 में से 16 लाख रुपए माइनस करे तो यहाँ पे हमारा ये आंसर रहने वाला है 4 लाख रुपए का। ख्याल से लो 21,63,000 माइनस 17,01,000 करोगे तो आपका आंसर रहेगा 4,62,000। 23,37,300 माइनस 18,69,125 करोगे तो आपका आंसर आएगा 4,68,175। नेक्स्ट लो 25,35,144 माइनस 19,44,768 करोगे तो आपका आंसर आएगा 5,90,376 एंड 28,14,875 माइनस 20,78,505 करोगे तो आपका आंसर आएगा 7,36,370। पर फ्रेंड्स कहने से ये तो कैश फ्लो आया, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड वो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा एट द रेट ऑफ 8%। फ्रेंड्स ये तो आपको आता है, कैलसी लो 1 डिवाइडेड बाय 1.08, थोड़ा बड़ा सा में बोरिंग भी है तो सिंपल 0.9259। नेक्स्ट ईयर अगर चेक करोगे, सॉरी फर्स्ट ईयर में गलत है, 8% के आपको हिसाब से निकालना है। 1 डिवाइडेड बाय 1.08 सेम था 0.9259। दूसरे ईयर का चेक करोगे 0.8573, नेक्स्ट 0.7938, नेक्स्ट ₹0.7350 एंड द नेक्स्ट अगर कैलकुलेट करोगे 0.6806। क्लियर। पर ये तो कहने से आपका क्या आया था, ये जस्ट आपका डिस्काउंट फैक्टर आया। अब मुझे निकालना है वो क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, जिसको मैं बोल दूंगा इट इज नथिंग बट माय वैल्यू इन यूज। क्लियर। मल्टीप्लाई करो 4 लाख इंटू 0.9259, आपका आंसर आएगा 370,360 370,360। नेक्स्ट 4,62,000 इंटू 0.8573, आपका आंसर आ जाएगा 3,96,073। नेक्स्ट 4,68,175 इंटू 0.7938, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,71,637। नेक्स्ट 5,90,376 इंटू 0.735, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,33,926 एंड लास्ट में 7,36,370 इंटू 0.6806, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,01,173। क्लियर। एंड अगर टोटल करोगे तो आपका फाइनल आंसर 20,73,170। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। कैलकुलेशन सिर्फ टाइम पास है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, पर यस उसके आगे जो थियरी दिया है वो मैं एक बार आंसर में पढ़ लूँ तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। Calculation of the value in use of the machine owned by East Limited includes the projected cash inflow, that is sales income, from the continued use of the machine, and the projected cash outflows that are necessarily incurred to generate those cash inflows, that is the cost of goods sold. Additionally, projected cash inflows include ₹80,000 from the disposal of the assets in March 2018. Cash outflows include routine capital expenditure of ₹50,000 in 2015-16. As per India's 36 estimates of the future cash flow shall not include cash inflows from the receivable, cash outflows from the payable, cash inflow or outflow expected to arise from future restructuring to which an entity is not yet committed. याद है वो एक खर्चा कम होने वाला था, पर वो अभी टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में नहीं था। Cash inflows or outflows expected to arise from improving or enhancing the asset's performance. Cash inflows or outflows from the financing activity, income tax receipts or payments. Hence, in this case, cash flows do not include financing interest at the rate of 10%, tax that is 30%, and capital expenditure to which East has not yet committed, that is ₹1 lakh.
They also do not include any saving in cash outflow from this capital expenditure as required by Ind AS 36. The cash flows, inflows and outflows are presented below in the nominal terms. They include an increase of 3% per annum of the forecast price per unit in line with forecast inflation. The cash flows are discounted by applying a discount rate of 8% that is also adjusted for inflation. Clear? हमने पूरा कैलकुलेशन कर दिया था. बस फ्रेंड्स इंड AS 36 में इतने ही क्वेश्चंस है एंड फाइनली हम इंड AS 36 को कंप्लीट कर रहे हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.